अप्लाइड टैरिफ कुछ नहीं, बाउंड टैरिफ से बाउंड है ये। समझते क्या है? अपन ने बाउंड टैरिफ में क्या देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मेंबर हम है, और मेंबर एज अ मेंबर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस करें कि क्या प्रॉमिस करें कि हम एक अपर लेवल सेट करेंगे, उसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये हम प्रॉमिस करें। बट हमें क्या ये फ्रीडम है कि इस रेट के नीचे हम कहीं पे भी टैरिफ लगा सकते थे, जो बाउंड है उसके नीचे अपन कहीं पे भी टैरिफ लगा सकते थे। तो इसी को बोला जाता है अप्लाइड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ ऐसा टैरिफ है जो एक्चुअल में रियलिटी में अप्लाई होता है, जो रियलिटी में अप्लाई हो रहा है वो कौन सा टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ। भले ही तुमने बोला है कि देखो मैं 20% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाऊंगा, बट तुम रियलिटी में अगर 10% लगा रहे हो तो तुम्हारा बाउंड टैरिफ कितना हो जाएगा, 20%, और तुम्हारा अप्लाइड टैरिफ कितना हो जाएगा, 10%। अप्लाइड टैरिफ एक चीज याद रखना, अप्लाइड टैरिफ एक तो बाउंड टैरिफ के इक्वल हो सकता है या फिर बाउंड टैरिफ के कम हो सकता है। समझा? एक तो बाउंड टैरिफ के क्या है, इक्वल है, कि मतलब मैंने बोला कि बाउंड टैरिफ तुम्हारा 20% रहेगा और लगाया भी मैंने 20%, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड टैरिफ इज इक्वल टू अप्लाइड टैरिफ। बट अगर मैंने बोला कि मेरी रेंज है 20% की और लगाया मैंने 10%, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अप्लाइड टैरिफ इज लोअर देन बाउंड टैरिफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्लाइड टैरिफ। टैरिफ चार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स एज पर एमएफएन बेसिस। एमएफएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी क्या, सबको ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये एमएफएन रेट जो हम एक्चुअल में लगाते हैं उसको बोला जाता है अप्लाइड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ कैन बी एट लेवल ऑफ बाउंड टैरिफ और दे कैन बी बिलो द लिमिट ऑफ बाउंड टैरिफ। समझा? कि एक तो वो बाउंड टैरिफ के लेवल पे हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, उससे कम में हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ क्लियर है क्या सबको? ठीक है। अब एस्केलेटेड टैरिफ में एक चीज याद रखना, मतलब स्टोरी पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा बुक वगैरह इतना लिखो मत हो। हाँ, एस्केलेटेड टैरिफ देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या हुआ, स्टार्टिंग से बंद किया हुआ, ठीक है, वो वीडियो में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिर, हाँ, एडिट करने में। ठीक है, एस्केलेटेड टैरिफ देखते हैं। एस्केलेटेड टैरिफ के समझते, पहले तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है समझते। जब तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल उठाए और फिनिश गुड्स बन गया, ऐसा होता है क्या? जो तुम फॉर एग्जांपल तुमने बॉटल मंगाई है या फिर तुम स्मार्टफोन यूज करते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो क्या होता है, स्टेज वाइज होता है कि फॉर्म 1 क्या करेगी, मिनरल्स निकालेगी, फॉर्म 2 उस पर प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद इंटरमीडिएट गुड बनेगा, फिर इंटरमीडिएट गुड पे और प्रोसेसिंग बनेगी तो दूसरा इंटरमीडिएट गुड बनेगा, ऐसे होते होते क्या बनेगा, तुम्हारा फिनिश गुड्स। और जब फिनिश गुड्स बनेगा तो तुम क्या करोगे, वो फिनिश गुड यूज करोगे, ऐसे होता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्ट चेन। क्या बोला जाएगा उस प्रोसेस को, प्रोडक्ट चेन। इसका एक एग्जांपल है स्मार्टफोन की प्रोडक्ट चेन। अपन देखते, स्मार्टफोन में सबसे पहले क्या होगा, लिथियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स है वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी क्या बनाई जाएंगी, लिथियम की बनाई जाएंगी बैटरी, सिलिकॉन की बनाई जाएंगी सिलिकॉन चिप्स, एल्यूमिनियम की बॉडी बनाई जाएंगी, ग्लास का गोरिल्ला ग्लास बनाया जाएगा, ठीक है, ये बन गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को असेंबल करोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्मार्टफोन बन जाएगा, और इस स्मार्टफोन को अपन क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट फिर फाइनल बनने के बाद क्या हो जाएगा, रिटेल स्टोर्स में या फिर किसी ऑनलाइन स्टोर में तुम्हें खरीदने को मिल जाएंगे। तो ये जो हुआ, ये स्टार्टिंग जो अपन ने की लिथियम से या मिनरल एक्सट्रैक्शन से, तो कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने तक इन सारी जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट चेन। क्या बोला जाता है उसको, प्रोडक्ट चेन, या उसको सप्लाई चेन भी बोला जाता है। समझा? ठीक है। अब समझो क्या होता है, जो इनिशियल पार्ट होता है ना किसी भी प्रोडक्ट चेन का, जो इनिशियल पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट चेन का, वो जो एक्टिविटी है वो जनरली डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज द्वारा की जाती है, डेवलपिंग या अंडर डेवलप। और जो लेटर पार्ट है जैसे बैटरीज बनाना या फिर स्मार्टफोन बनाना, वो कौन करता है डेवलप कंट्रीज, डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये लिथियम, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करने का काम जनरली कौन सी कंट्रीज करती है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडिया करता है, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग या अंडर डेवलप के स्टेज में आते हैं, बराबर है।
और जो हायर लेवल के काम होते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाना है, जहाँ पे स्किल लगाना है, जहाँ पे कैपिटल लगाना है, वो कौन करती है? डेवलप कंट्रीज। बराबर गौरव? डेवलप कंट्रीज, ठीक है। अब समझो क्या होता है प्रॉब्लम। डेवलप कंट्रीज कुछ तो भी बना रही है, मतलब स्मार्टफोन बना रही है, और स्मार्टफोन बना रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन उन्हें सप्लाई कर रहा है? कौन सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल? डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज। बराबर है? हाँ। और ये रॉ मटेरियल जितना उन्हें सस्ता मिलेगा उतने स्मार्टफोन वो सस्ते बनाएंगे और उतनी क्वांटिटी वो ज्यादा बेचेंगे। बराबर है? ठीक है। बट प्रॉब्लम कब हो जाएगा? प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब ये अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज क्या करना चालू करेंगी? खुद स्मार्टफोन बनाना चालू करेंगी। तो क्या होगा? ये खुद स्मार्टफोन बनाएंगी और ये जो स्मार्टफोन बनेगा ये क्या करेंगे? ये डेवलप कंट्रीज में भेज देगी और डेवलप कंट्रीज में इनके स्मार्टफोन बेचना चालू होंगे। और जो डेवलप कंट्री है वो खुद का तो स्मार्टफोन बना ही रही थी, तो दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? कंपटीशन होंगी। बराबर है? समझ रहा है क्या? दोनों प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएंगी? कंपटीशन। और किसे पसंद नहीं आएंगी ये कंपटीशन, मुझे बताओ। डेवलप कंट्री को ये कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, वहां पे रॉ मटेरियल कैसे है? सस्ते हैं। वहां पे लेबर कैसे है? सस्ते हैं। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बहुत सस्ता बनेगा, और सस्ता बनेगा तो ये कम दाम में बिकेगा, और कम दाम में बिकेगा तो जो डेवलप कंट्रीज है उनकी जो कंपनीज है, वहां की जो कंपनीज है, उनको क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बराबर है? इसीलिए एक चाल चली जाती है इंपोर्ट ड्यूटी को यूज करके। कैसे? इंपोर्ट ड्यूटी के केस में क्या किया जाता है? ये जो रॉ मटेरियल है, यानी जो ये इनिशियल प्रोडक्ट्स है, हाईलाइट करता हूं, ये जो इनिशियल प्रोडक्ट्स है इनके इंपोर्टिंग पे, याद रखना, ये जो इनिशियल प्रोडक्ट्स है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, ये जो रॉ मटेरियल है, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है बहुत कम। कौन लगाएगा इंपोर्ट ड्यूटी? डेवलप कंट्री। कौन लगाएगा इंपोर्ट ड्यूटी? डेवलप कंट्री। कैसे लगाएंगी? बहुत कम। जिससे क्या हो जाए? जिससे जो डेवलप कंट्री की कंपनी है उस कंपनी को रॉ मटेरियल मिल जाए। कैसे मिल जाए? सस्ते में, बहुत ही सस्ते में। और एक दूसरी चाल ये चली जाती है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है बहुत ज्यादा। मतलब इस स्मार्टफोन पे इंपोर्ट ड्यूटी कैसी लगाई जाएंगी? बहुत ज्यादा। तो स्मार्टफोन के अगर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगेंगी तो वो स्मार्टफोन की प्राइस क्या हो जाएंगी? बहुत हाई हो जाएंगी। और जो फॉरेन का प्रोडक्ट है या जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री का प्रोडक्ट है वो कॉम्पीट कर पाएंगा क्या डेवलप कंट्री में? कभी नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे। समझा? तो इसी प्रोसेस को या इसी सिस्टम को बोला जाता है एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ यानी एक डेवलप कंट्री रॉ मटेरियल पे या जो इनिशियल इंटरमीडिएट गुड्स है उस पे बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, और जो फिनिश गुड्स है या फिर जो एकदम लेटर स्टेज के जो इंटरमीडिएट गुड्स है उस पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ताकि लोग क्या करें? लोग कभी ये सोचे ना, यहाँ के लोग यानी डेवलपिंग कंट्री के लोग कभी ये सोचे ना कि अपने को फिनिश गुड्स भी बनाना। वो अपना जो काम है वो करते रहे। कौन सा काम है उनका? जो इनिशियल रॉ मटेरियल वो सप्लाई करना। और ये जो सप्लाई है उन्हें सप्लाई फिर कैसे मिलेगा? सस्ते में मिलता रहेगा। समझा? तो चाल किसकी है? डेवलप कंट्री की। किसके ऊपर लगाई जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। किसके थ्रू लगाई जाती है? टैक्सेस यानी इंपोर्ट ड्यूटीज के। समझा? प्रोसेस समझा एस्केलेटेड टैरिफ का? हाँ सर, फिर कस्टमर को तो फायदा होता है ना। डेवलप कंट्री के कस्टमर्स को फायदा होता है कि नहीं होता है? तो फिर कंट्रीज ने ऐसा क्यों करना चाहिए? डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाने के लिए। बट डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ा रहे हैं पर और कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है ना। तुम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो तो जो फेयर कंपटीशन होना चाहिए था वो फेयर कंपटीशन कभी हो ही नहीं पा रहा है। तो क्या हो रहा है? अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उन पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है और उस इन्फ्लुएंस के चलते ये ड्यूटीज लगती है। समझा क्या? ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते। तो अपन पढ़ लेते एक बार। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ इट इज अ सिस्टम। क्या है ये? सिस्टम है। ये कोई ड्यूटी है क्या? कोई ड्यूटी का टाइप है क्या? नहीं, इट इज अ सिस्टम वेयर नॉमिनल टैरिफ रेट्स आर अप्लाइड ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल। किस पे कम टैरिफ लगाया जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल पे। एंड अप्लाइंग कंपैरेटिवली हायर टैरिफ्स ऑन प्रोसेस्ड एंड फिनिश्ड गुड्स। और ज्यादा किस पे लगाया जाता है? प्रोसेस्ड और फिनिश्ड गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। Tariff escalation ensures that raw material remain affordable to domestic industries.
कौन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? डेवलप कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। उनको रॉ मटेरियल कैसा लगना चाहिए? अफोर्डेबल मिलना चाहिए, while protecting local manufacturer from competition with companies in developed countries। ठीक है, कंपटीशन विद कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्री चाहिए था कि जो डेवलपिंग कंट्री से कंपटीशन आने वाली है उसको क्या करना है, उसको रोकना भी है और रॉ मटेरियल सस्ते में भी लाना है। तो इसके लिए कौन सी सिस्टम लगानी है? एस्केलेटेड टैरिफ की सिस्टम लगानी है। दो दिस सिस्टम थ्रू दिस सिस्टम डेवलपिंग कंट्रीज आर फोर्स्ड टू सप्लाई टू बी सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। उनको ये जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि तुम क्या करो, तुम सिर्फ हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करो और हमें खुद क्या कर दे दो, मैन्युफैक्चरिंग कर दे दो। क्यों उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये चीज समझ लेना। अगर तुम लेटर स्टेज में जाते हो प्रोडक्ट चेन के, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते जाता है। फॉर एग्जांपल, जो मिनरल एक्सट्रैक्शन पे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा बिजनेस को, वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी का। तो एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोल इंडिया का। एक बार चेक कर ले, ठीक है, हर बार कम ही रहता है। समझा गया? ठीक है, ये चीज समझा। एस्केलेटेड टैरिफ किसी को नहीं समझा? क्या हुआ? कौन से भी हो सकते हैं, वो कौन से भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, और किसी को डाउट? कौन सा? रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, तुम्हें कुछ तो भी सुना था तुम, ठीक है, बाद में देखेंगे। हाँ, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव, हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स पे नहीं, रॉ मटेरियल्स पे और इंटरमीडिएट गुड्स पे। हाँ, वो अपने कंट्री में भी बेचते हैं और बाहर के कंट्रीज में भी बेचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ, देखो कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हम किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट रोक नहीं सकते। कि हम ये नहीं बोल सकते कि मान लो एक स्टूडेंट जो मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट क्लास में ना आए, तो मैं उसे रोक नहीं सकता। तो क्या करूंगा, मैं उसे बोल दूंगा कि जा, जब तू 100 बार ये चैप्टर लिख के लाएगा तो ही क्लास के अंदर आना। मैंने उसे रोका क्या? नहीं, मैंने उस पर क्या डाल दी, कंडीशन डाल दी। सिमिलर होता है प्रोहिबिटिव टैरिफ। सिमिलर कैसा होता है? प्रोहिबिटिव टैरिफ। यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्टली बैन नहीं किया जाता, बट टैरिफ इतने हाई लेवल पे लगाया जाता है कि वो इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो जाता है कि तुम्हारे कंट्री में वो बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। समझा? कोई टैरिफ लगा दिया, 10% लगाते हैं जनरली, तो उस प्रोडक्ट पे 100% लगा दिया, 200% लगा दिया, 300% लगा दिया, तो इस केस में क्या हो जाता है कि वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना इन शॉर्ट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, वो बहुत रेयर होता है। अब अगर प्रोडक्ट मुझे बताओ इंपोर्टेशन के बाद बहुत महंगा हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रोडक्ट इंपोर्टेशन के बाद बहुत ही महंगा हो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी कैसे बिकेगी? बहुत ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी? कम बिकेगी, ठीक है। हाँ, तो उसका एग्जांपल जनरली होती है जो स्पोर्ट्स कार होती है, स्पोर्ट्स कार, ठीक है। स्पोर्ट्स कार पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी रेंज करती है 100% से 300%, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कार पे जो ड्यूटी लगाई जाती है इंडिया में, वो किसका एग्जांपल है? प्रोहिबिटिव टैरिफ का। हम ऐसा बेसिकली नहीं चाहते। देखो, हम ये नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स कार इंडिया में नहीं है, पर हमें पता है कि लग्जरियस गुड्स है और इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है, और गवर्नमेंट को अगर बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसको एनकैश करने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा टैरिफ रेट लगा के, ठीक है। हाँ, आगे इंपोर्ट सब्सिडीज। इंपोर्ट सब्सिडीज आर आल्सो कॉल्ड एज निगेटिव टैरिफ। क्या बोला जाता है इनको? निगेटिव टैरिफ। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि निगेटिव टैरिफ भी कहा जाता है। इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट सब्सिडीज को क्या बोला जाता है? निगेटिव टैरिफ। जनरली अपन अब तक क्या कर रहे थे कि हमारे कंट्री में अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है तो हम क्या लगा रहे थे, उन पे ड्यूटीज लगा रहे थे, टैक्सेस लगा रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तुम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? इंपोर्ट सब्सिडीज। एंड इंपोर्ट सब्सिडीज सिंपली अ पेमेंट पर यूनिट और एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू फॉर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो मतलब पर यूनिट भी तुम्हें पेमेंट हो सकता है। मान लो तुम्हें किसी गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए पर यूनिट 200 रुपए दे रही है गवर्नमेंट, या फिर हो सकता है कि जितनी वैल्यू के गुड्स तुम इंपोर्ट करते हो उसका एक स्पेसिफिक परसेंट, मान लो 20% तुम्हें गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक
सब्सिडी भी हो सकती है या एड वैलोरम सब्सिडी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे अपन ने टैरिफ देखा था वैसी सब्सिडी, समझा। अब नेक्स्ट टैरिफ जो आते हैं थोड़े डिफरेंट आएंगे। इंपोर्ट सब्सिडीज का एग्जांपल सच मैंने इंडिया में आई थिंक किसी पे नहीं मिलता, मैंने स्पेसिफिक याद नहीं मुझे, बट इंडिया में शायद नहीं मिलता, मैं कल देख के बताऊंगा, ठीक है। टैरिफ्स एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। देखो कंपटीशन एक चीज है, कंपटीशन एक चीज है जो ट्रेड में होना चाहिए कि दो कोचिंग क्लासेस है कॉम्पीट कर रहे तो फेयर कंपटीशन। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब ये कंपटीशन अनफेयर हो जाती है। अनफेयर यानी क्या, फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग क्लास का नाम है और बहुत अच्छा नाम है, उसने मार्केट में बहुत मेहनत करके नाम अर्न किया है, और किसी ने क्या कर दिया उसका नाम कॉपी कर दिया, उसके जो टी शर्ट्स बेचते थे वो मतलब जो टी शर्ट था या जो उनका नोट्स थे वो सब कॉपी कर दिया और एग्जैक्टली सेम बाजू में कोचिंग क्लास डाल दी। तो ये कंपटीशन है, पर ये फेयर कंपटीशन है क्या? नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी यही होता है कि कंपटीशन तो होनी चाहिए, बट कंपटीशन में एक फेयरनेस होना चाहिए। अगर ये कंपटीशन अनफेयर हो जाती है तो उस कंट्री को, जिस कंट्री में अनफेयरली कॉम्पिटिटिव गुड्स इंपोर्ट हो रहे, उस कंट्री को एक्शन लेना पड़ता है, और उसी एक्शन को अगर वो टैरिफ के थ्रू लिया जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, टैरिफ्स एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। कब लिए जाते हैं? जब अनफेयर कंपटीशन हो रही है तब, ठीक है। आगे देखते हैं, unfair foreign trade practices are actions by foreign countries that distort trade and negatively impacting domestic industries। देखो अगर तुम्हारे कंट्री में ऐसा कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहे जो अनफेयरली कंपटीशन कर रहा है तो हार्म किसको होगा? कंज्यूमर को नहीं हार्म होगा, कंज्यूमर को तो फायदा होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म होगा। कंज्यूमर को इनिशियली फायदा होगा, लेटर उनको भी नुकसान होने वाला है, बट सबसे पहले नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ये ट्रेड डिस्टॉर्शन के रिस्पॉन्स में टैरिफ लगाए जाते हैं। किसको बचाने के लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, ठीक है। तो समझ क्या हो रहा है कि तू किसी कंट्री में एक कंट्री की सिटीजन है या गवर्नमेंट है, तेरे कंट्री में ऐसे कोई गुड्स आ रहे, ठीक है, जो क्या कर रहे, लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे और तेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म कर रहे। अब ये कंपटीशन अगर फेयर होता तो ठीक है, बट ये कंपटीशन अनफेयर था। अनफेयर कैसे? फॉर एग्जांपल कि कोई बोल रहा है कि हम हमारे प्रोडक्ट पे डायरेक्ट 95% डिस्काउंट दें, तो तुम्हें पता है मार्केट में अगर कोई 10-15% डिस्काउंट दे रहा है तो फेयर कंपटीशन है। अगर 95% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या कर रहा है? वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, या उसके मोटिव्स या उसके इंटेंशंस कैसे है? अच्छे नहीं है। तो अगर ऐसे मतलब इंटेंशन, खराब इंटेंशन से अगर तुम ट्रेड करते हो या खराब इंटेंशन से गुड्स इंपोर्ट करते हो, कौन सा खराब इंटेंशन? तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का। तो ऐसे केस में जिस कंट्री में गुड्स इंपोर्ट होते उसकी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। अपन डिटेल में पढ़ने वाले एंटी डंपिंग ड्यूटी और जो काउंटर वेरिंग ड्यूटी उसमें पढ़ेंगे क्या स्टोरी होती है, फिलहाल समझ लो। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है, पहले दो फॉरेन डंपिंग और दूसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज। सबसे पहले समझते हैं फॉरेन डंपिंग क्या है। सेलिंग गुड्स बिलो द कॉस्ट टू अंडरकट डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है, सेलिंग गुड्स बिलो द कॉस्ट टू अंडरकट डोमेस्टिक प्राइसेस। समझते क्या हो? अपना सिटी का एग्जांपल लेते, मान लो इस सिटी में 4 क्लासेस है। कितने क्लासेस है? 4 क्लासेस जो सीए की ट्यूशन लेते, 4 क्लासेस। तो एक 5वां क्लास ओपन हुआ, 5वें क्लास का जो ओनर था वो पहले से ही बहुत रिच था, ठीक है, पहले से ही बहुत रिच था, और उसका इंटेंशन था कि उसे क्या करना है, क्लासेस में बस उसका ही क्लास चलना चाहिए, इसकी मोनोपोली उसे एस्टेब्लिश करना। तो जैसे उसने क्लास खोला पहले साल में, बाकी के क्लास बहुत सालों से चल रहे थे, पहले जैसे उसने क्लास खोला उसने क्या कहा कि सीए फाउंडेशन के क्लासेस 500 रुपए में। कितने में? सीए फाउंडेशन के क्लासेस 500 रुपए में। और सच में उसकी टीचिंग भी क्वालिटी थी और सभी प्रोवाइड कर रहा था, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहा था, बट क्या बोल रहा था? क्लासेस कितने के? 500 रुपए। अब क्या हो गया? नेचुरली क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स उसके पास चले जाएंगे क्योंकि वो क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है और 500 रुपए ही चार्ज कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो दूसरे क्लासेस में बच्चे नहीं रहेंगे, पर दूसरे क्लासेस वाले को अपने एक्सपेंसेस पे करने, जैसे रेंट का, टीचर्स का, सभी एक्सपेंसेस पे करना है, और धीरे धीरे करके ये एक्सपेंसेस बाकी के क्लासेस बेयर नहीं कर पाएंगे और एक एक करके बिजनेस से बाहर चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि चारों जो क्लासेस है दूसरे वो बिजनेस के बाहर चल गए और एक ही क्लास बच गया। कौन? जो 5वां नया आया था जिसने 500 रुपए में क्लासेस देना चालू किया था, और उसकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी। तुम्हें लगता है सर पर स्टूडेंट का तो भला हुआ ना, 500 रुपए में क्लासेस मिल गए। जिस दिन उसे पता चलेगा कि अभी कोई भी कंपटीशन नहीं बची और बच्चे के लिए दूसरी जगह पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा,
वो 500 रुपए या 500 रुपए का क्लासेस कितने का कर देगा, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का कर देगा, क्योंकि उसे क्या पता है कि अभी कंपटीशन नहीं बचा। तो नुकसान किसको हुआ इस केस में, इस स्टोरी में नुकसान किसको हुआ? पहले तो उन 4 क्लासेस को नुकसान हुआ क्योंकि उनको बिजनेस के बाहर जाना पड़ा, और इवेंचुअली उन स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ जिन स्टूडेंट को वो क्लासेस लेने थे, जैसे सीए फाउंडेशन के क्लासेस करने थे, उनको नुकसान हुआ। इनिशियली फायदा हुआ, बट अभी क्या होगा, उन्हें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो 500 रुपए में उसने क्लासेस बेचे थे, यहाँ पे आओ, 500 रुपए में क्लासेस बेचे थे, सच में उसका कॉस्ट 500 रुपए से कम होगा क्या? तो उसने क्या किया, जानबूझ के अपनी कॉस्ट प्राइस के नीचे लाया, अपना जो सेलिंग प्राइस है वो किसके नीचे लाया, कॉस्ट प्राइस के नीचे लाया, खुद लॉस बेयर किया और प्रोडक्ट बेचना चालू किया, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है डंपिंग। कोई पर्सन अगर अपने कॉस्ट प्राइस के नीचे कोई चीज बेच रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डंपिंग। ठीक है, इट इज सेलिंग ऑफ गुड्स बिलो द कॉस्ट टू अंडरकट डोमेस्टिक प्राइसेस। ठीक है, ये होते ही रहता है, ये होते ही रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम ये होते ही रहेंगे, समझा? हाँ, अब अगर समझो, अगर फॉरेन की कंपनीज ऐसा कुछ कर रहा है, फॉरेन की कंपनीज ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो उसको और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और डोमेस्टिक कस्टमर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, और गवर्नमेंट को एक टैरिफ लगाना पड़ता है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो डंपिंग के इफेक्ट से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और डोमेस्टिक कस्टमर को बचाने के लिए कौन सी ड्यूटीज लगाई जाती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दूसरा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते ऊपर ऊपर से। मान लो एक चाइना, एक कंट्री है जो रियलिटी में चाइना, तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना सबको सब्सिडीज दे रहा है प्रोडक्शन पे, और एक इंडस्ट्री है, मान लो सोलर सेल इंडस्ट्री, सिर्फ उसी इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, सबको 5-5% सब्सिडी देता है, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए 70% सब्सिडी दे रहा है। क्या दे रहा है, 70% सब्सिडी। मतलब अगर एक सोलर सेल 100 रुपए का बनता होगा तो चाइनीज गवर्नमेंट उसको 70 रुपए पहले दे रहा है। अब 70 रुपए चाइना की किसी कंपनी को मिल जाएंगे तो सोलर सेल कितने में बेचेंगे, 30 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि 70 तो मिल गए, अब 30 में बेचेंगे इंडिया में लाके। बट इंडिया की कंपनी को कितना लग रहा है प्रोडक्शन, एटलीस्ट 100 तो लगेगा, जितना चाइना को लगता था उतना अपने को लगेगा। तो इंडिया की कंपनीज अभी कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही है, क्यों? क्योंकि चाइना का सोलर सेल आ रहा है 30 रुपए में, और इनको विदाउट प्रॉफिट भी बेचना है, तो कितने का बेच पा रहे हैं ये, 100 रुपए। ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है गवर्नमेंट सब्सिडीज के कारण। किसके कारण, गवर्नमेंट सब्सिडीज के कारण। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज के कारण अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो उसी को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। क्या लगाई जाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज किसको होनी चाहिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। अपन डिटेल में पढ़ने वाले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज के केस में, बट किसको मिलनी चाहिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को। क्योंकि देखो, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रोवाइड करना कोई गलत चीज है क्या, हम भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ग्रेप्स या जो मैंगोज होते हैं वो जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो हम भी उनको फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं ना, तो सब्सिडी देने में गलत चीज नहीं। बट अगर उस सब्सिडी का इंटेंशन ये है कि बाकी के फर्म्स को या बाहर के किसी कंट्री के फार्मर्स को नुकसान हो जाए, तो उस सब्सिडी का अगर गलत इंटेंशन हो तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो सब्सिडीज देना गलत नहीं है, अगर वो गलत इंटेंशन से दी जाती है तो गलत चीज हो जाती है। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ये दोनों ड्यूटी लगाई जाती है किसी के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने की। समझा? यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा हाँ, ये चीज रहेगा ट्रिगर मैकेनिज्म। हाँ, ये जो इन प्रैक्टिसेस को, फॉरेन डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडीज के प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है, उसी ड्यूटी को ट्रिगर मैकेनिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, ट्रिगर मैकेनिज्म। तो अगर एमसीक्यू आया, राइट, मतलब ऑप्शंस दिए और बोला कि एग्जांपल्स ऑफ ट्रिगर मैकेनिज्म आर एंटी डंपिंग ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, मिक्स टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ, तो क्या आ जाएगा, मतलब फिर ऑप्शन देंगे वो नीचे ए एंड बी, ओनली ए बी सी डी वगैरह, तो तुम क्या बोलोगे, ए एंड बी, क्योंकि ट्रिगर मैकेनिज्म में कौन सी ड्यूटीज आ रही है, दो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी।
कितना टाइम बाकी है अपने पास? वैसे 20 मिनट हो जाएगा। स्टोरी देखनी है अपने को बस, एक स्टोरी। ठीक है, चालू करते हैं। देखो मान लो 2 कंट्रीज है, एक है अल्फा लैंड और दूसरा है बीटा लैंड। ये 2 कंट्रीज है, ठीक है। समझना, स्टोरी डिटेल में समझना तो तुम्हें एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है समझ जाएगा। अल्फा लैंड भी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, और बीटा लैंड भी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसमें भी कंपनीज है, वो भी प्रोडक्ट ए बनाती है, ठीक है। और दोनों पे प्रोडक्ट एक दूसरे के यहाँ पे फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या हुआ कि अल्फा लैंड का प्रोडक्ट बनता था 30 रुपए में। कितने रुपए में? 30 रुपए में। सॉरी, बीटा लैंड का 30 रुपए में बनता था, और बीटा लैंड की मार्केट में आता था 30 रुपए में बन के, उसमें प्रॉफिट वगैरह सब ऐड कर दिए, सभी एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस कितनी होती थी उसकी? 30 रुपए। अल्फा लैंड का भी प्रोडक्ट आता था जनरली 25 रुपए, कभी 27 रुपए में आता था, ठीक है। बट एक दिन क्या हो गया, एक दिन देखा लोगों ने कि ये प्रोडक्ट की प्राइस जो अल्फा लैंड से आती थी वो अचानक से गिरकर हो गई 20 रुपए, अचानक से गिरकर हो गई 15 रुपए। कितनी हो गई? 15 रुपए। जाहिर सी बात है कि अल्फा लैंड का प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है? 15 रुपए में, और बीटा लैंड का 30 रुपए में, तो सब लोग क्या प्रीफर करेंगे? अल्फा लैंड का प्रोडक्ट। प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, बट यहां पे कुछ लोगों के कान खड़े हो गए, और वो थे बीटा लैंड के जो प्रोड्यूसर थे। वो उन्होंने बोला ठीक है, सब्सिडीज दे रहे, डिस्काउंट दे रहे, हमें चलेगा, हम मानते हैं कि डिस्काउंट देना इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट ये बोले कि जब हम बनाते हैं ना वो प्रोडक्ट ए, तो वो बनाने के लिए हमें 20 रुपए लगते, बनाने के लिए कितने लग रहे? 20 रुपए। तो अल्फा लैंड के लोगों को भी कम से कम 20 रुपए तो लगते होंगे। कितने लगते होंगे उनको? 20 रुपए में। और 20 रुपए में अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और मान लो कि वो 0% प्रॉफिट भी कमा रहे, फिर भी कम से कम प्रोडक्ट कितने में आना चाहिए था? 20 रुपए में। बट आ कितने का रहा है? 15 रुपए का। तो ये जाके कंप्लेंट करते हैं अपने कंट्री की गवर्नमेंट को। किसको कंप्लेंट करते हैं? अपने कंट्री की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है देखो तुम बोल रहे हो, हमें तुम पे इतना भी भरोसा नहीं, हम पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या करेंगे? पहले इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन हम एकदम ऊपर ऊपर से देखेंगे, वो डिटेल में होती है, बट ऊपर ऊपर से। इन्वेस्टिगेशन में दोनों कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स को क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनसे जवाब मंगवाया जाता है। कौन से? अल्फा लैंड के प्रोड्यूसर्स को भी और बीटा लैंड के प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट दोनों के बिजनेस को समझता है, और दोनों का एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाता है कि ये इतना कॉस्ट लग रहा है, अल्फा में इतना लग रहा है, बीटा में इतना लग रहा है, ये प्रोसेस में इतना लग रहा है, इतना इतना लग के कितना टोटल कॉस्ट आता है वो निकालता है। मान लो अल्फा लैंड में वो टोटल कॉस्ट आता था 18 रुपए का। कितने का आता था? 18 रुपए का। और बीटा में आता था वो 20 रुपए का, ठीक है, 20 रुपए। अब जनरली क्या होता था? जनरली बीटा वाले 10 रुपए की प्रॉफिट लगाते थे और 30 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बेचते थे। तो यही 10 रुपए गवर्नमेंट बोलती है कि हम अल्फा को नहीं लगाएंगे, तुम्हारी प्रॉफिट मार्जिन है ना, तुम रखो। तो फिर इनकी कॉस्ट तो निकल गई सर 18, बट इनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? प्रॉफिट मार्जिन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। कहां पे देखा जाता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है कि ये एक प्रोडक्ट पे, ए नाम के प्रोडक्ट पे पर प्रोडक्ट 5 रुपए प्रॉफिट मार्जिन लगा है। कितने रुपए? 5 रुपए। एवरेज कितना लग रहा है? कोई पर्सन 3 रुपए चार्ज कर रहा है, कोई पर्सन 5 रुपए, कोई पर्सन 15 रुपए, कोई पर्सन 10 रुपए। तो ये क्या करते हैं कि एवरेज अगर 5 रुपए लग रहा है तो ये 5 रुपए लगा देते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी फिर? 23 रुपए। हाँ, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है? गवर्नमेंट एक कंक्लूजन निकालती है कि कम से कम ये प्रोडक्ट कितने में आना चाहिए था? 23 में आना चाहिए था। कितने में? 23 में। इसी को बोला जाता है नॉर्मल प्राइस। क्या बोला जाता है उसको? नॉर्मल प्राइस। और आ कितने में रहा है? 15 रुपए में। इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट प्राइस। क्या बोला जाएगा उसको? एक्सपोर्ट प्राइस। अब एक चीज गवर्नमेंट को समझी कि ये जो अल्फा कंट्री वाली या अल्फा लैंड वाली जो कंपनी है वो जानबूझ के क्या कर रही? कम प्राइस में बेच रही। जानबूझ के क्या कर रहे? कम प्राइस में बेच रही। और प्राइस इतनी कम है कि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम आ रही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी क्या हो रही है? कम आ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट इन पे
इसको अपने बीटा लैंड की कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर ये ड्यूटी लगेगी कितनी, कि ये स्पेसिफिक परसेंटेज है, गवर्नमेंट अपने मन से लगाएगा? गवर्नमेंट ना ये ड्यूटी अपने मन से लगाता है, ना ये कोई परसेंटेज फिक्स है। तो फिर ये ड्यूटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, समझते? नॉर्मल प्राइस कितना आया था? 23 रुपए। एक्सपोर्ट प्राइस कितना था? 15 रुपए। इनका डिफरेंस कितना है? 8 रुपए। तो ये जो एक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे ये 8 रुपए का है, ऐसे गवर्नमेंट का कहना होता है कि जो तुम्हारी नॉर्मल प्राइस और एक्सपोर्ट की प्राइस है उनका जो गैप है वो डंपिंग है, ऐसा मानती है गवर्नमेंट, और उतनी ही ड्यूटी लगाती है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 8 रुपीज पर प्रोडक्ट। ये परसेंटेज में भी लग सकते हैं, जनरली परसेंटेज में लगते हैं, बट अपने एग्जांपल में कैसी लगी है, ये स्पेसिफिक लगी। समझा क्या हुआ? और गवर्नमेंट सर इससे कम ड्यूटी लगा सकती है क्या? गवर्नमेंट को समझा कि डंपिंग हो रहा है 8 रुपए का, पर गवर्नमेंट ने 5 रुपए की ड्यूटी लगाई, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। पर सर डंपिंग हो रहा है 8 रुपए का और गवर्नमेंट ने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 15 रुपए की, तो ये चलेगा क्या? नहीं। तो डंपिंग से ज्यादा तुम्हारी एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं होनी। समझा? ठीक है। एक एडिशन करता हूं इस स्टोरी में जो मेरे से छूट गया है। तो ये चीज समझना कि अल्फा लैंड की जो कंपनीज है वो अपने कंट्री में ये जो ए नाम का प्रोडक्ट बेच रही है ना, वो भी 15 रुपए में नहीं बेच रही, वो अपने कंट्री में वो 25 रुपए का ही बेच रही है। अपने कंट्री में कितने का बेच रही है? 25 रुपए में। पूरे वर्ल्ड में वो 25 का बेच रही है, सिर्फ बीटा लैंड में कितने का बेच रही है? 18 रुपए का या 15 रुपए का। तो ये समझता है कि ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये जानबूझ के की हुई एक सोची समझी क्या है, साजिश है। तो ये साजिश के लिए, इस साजिश को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है। और मोटिव क्या होता है? मोटिव वही होता है कि अल्फा लैंड की जो कंपनीज है उनका मोटिव क्या था कि बीटा लैंड के जो प्रोड्यूसर्स है वो एक दिन क्या हो जाए? बैंकरप्ट हो जाए, और बैंकरप्ट होके खत्म हो जाए, और फिर किसकी मोनोपोली आ जाएगी? अल्फा लैंड के प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली आ जाएगी, और वो मन चाही प्राइस क्या कर सकेंगे? चार्ज कर सकेंगे। समझा? ठीक है। जनरली डंपिंग या जो इसकी प्रैक्टिस की जाती है ना, वो चाइना बहुत करती है। ठीक है। और इंडिया के केस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी हमने लगाई है चाइना पे। एक चीज समझना, और एक एडिशन कर रहा हूं, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना वो स्पेसिफिक कंट्री पे लगाई जाती है, ना कि पूरे कंट्री में। तो मान लो अल्फा लैंड में, सॉरी बीटा लैंड में अल्फा लैंड से प्रोडक्ट आ रहा है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। बट अगर मान लो ये दूसरे किसी लैंड से अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कंट्री स्पेसिफिक होती है, ये चीज समझना। कैसी होती है? कंट्री स्पेसिफिक। तो बताया जाएगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेंगी अल्फा लैंड पे 8 रुपीज पर प्रोडक्ट। ठीक है। हो सकता है कि और कोई कंट्री है वो ज्यादा डंपिंग कर रही है तो उससे इससे ज्यादा डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, बट वही चीज है कि ड्यूटी लगेंगी कंट्री स्पेसिफिक, हमेशा हमेशा। ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या है तो। हाँ 15 रुपए पे, हाँ तो कैलकुलेशन कैसे होगा फिर समझो। 15 रुपए का प्रोडक्ट आएगा और उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएंगी 8 रुपए की, तो प्रोडक्ट इंडिया या सॉरी बीटा लैंड में कितने का बिकेगा? 23 रुपए का बिकेगा। तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को फोर्स नहीं किया कि तुम 23 में बेचो, गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम जितना चाहे उतना बेचो, हम अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी परमानेंट रहती है क्या? बिल्कुल परमानेंट नहीं रहती, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक रहती है। ठीक है। जब पता चल जाता है कि डंपिंग का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है, या डंपिंग करना उन्होंने बंद कर दिया, तो हमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या करनी पड़ती है? बंद करनी पड़ती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते। डेफिनेशन, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। किसमें लगाई है? गवर्नमेंट ने लगाई है। किस पे? फॉरेन इंपोर्ट्स पे। दैट आर बिलीव्ड टू बी प्राइस्ड अनफेयरली लो बिलो द डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस। अपने केस में डोमेस्टिक मार्केट प्राइस कितना था इस एग्जांपल में? डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस 25 रुपए। डोमेस्टिक यानी कौन सा डोमेस्टिक? अपने कंट्री का डोमेस्टिक नहीं, वो प्रोड्यूसर के कंट्री का डोमेस्टिक बोला है, मतलब खुद के कंट्री में कितने का बेचते हो वो बोला। डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस और प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी उसकी? 20 रुपए। तो 20 या 25 से अगर कम में बेच रहे हो तो तुम पे क्या लगेंगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी।
अब टाइप्स ऑफ डंपिंग कितने टाइप के रहते हैं? सबसे पहला सीजनल डंपिंग, जैसे किसी स्पेसिफिक सीजन में ऐसा किया जाता है। मान लो दिवाली का सीजन है, जो लाइटिंग वगैरह रहती है वो ज्यादा बिकती है और उसी के बेसिस पे इंडिया में बहुत सारी लाइटिंग की जो कंपनीज है उनका बिजनेस चलता है, तो क्या करेंगे, उस सीजन में ही डंपिंग करेंगे, बाकी के सीजन में डंपिंग नहीं करेंगे, तो इसी को क्या बोला जाता है? सीजनल डंपिंग। ऑकेजनल रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स इन द ईयर, ठीक है। फिर आता है साइक्लिकल डंपिंग, उसको साइड में रखते थोड़ा, परसिस्टेंट डंपिंग देखते हैं। persistent dumping यानी continued practice of consistently selling price in a foreign market at prices lower than domestic prices। मतलब यहाँ पे कोई सीजनल बेसिस पे नहीं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम डंपिंग करते जा रहे हैं, जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम डंपिंग करते रहेंगे, और सक्सेसफुल हो गए तो सामने वाली कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, पूरी तबाह हो जाएगी और अपने को बाद में फिर प्रॉफिट करने का बहुत ज्यादा चांस मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं साइक्लिकल डंपिंग। साइक्लिकल डंपिंग यानी एक चीज याद आती है अपने को, बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स ऐसे होते हैं, कितने फेजेस होते हैं? चार। कौन से? ग्रोथ, ग्रोथ, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन। वेरी गुड, बराबर है, ठीक है। अब समझना, मान लो कि जो अल्फा कंट्री है, अल्फा कंट्री क्या है, रिसेशन में चल रही। कौन सी कंट्री? अल्फा कंट्री रिसेशन में चल रही। तो रिसेशन में अगर चल रही है तो ये अपने को पता चल जाएगा कि इनमें जो बहुत सारी फैक्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिकेगा नहीं, क्योंकि खुद की कंट्री किसमें है? रिसेशन में। तो रिसेशन का पीरियड में या डिप्रेशन के पीरियड में ना जनरली डंपिंग ज्यादा किया जाता है। अगर कोई कंट्री रिसेशन में है तो चांसेस है कि वो डंपिंग करेगी दूसरे कंट्री में, क्योंकि उस केस में अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं, वो खुद रिसेशन या डिप्रेशन में, तो इस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है डंपिंग करने की वो ज्यादा होती है। तो अगर तुम्हारी बिजनेस साइकिल को देख के डंपिंग कर रहे हो दूसरे कंट्री में, तो उसको क्या बोला जाता है? साइक्लिकल डंपिंग। फ्लक्चुएशन इन एक्सपोर्ट प्राइसेस इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक साइकिल और मार्केट कंडीशन। साइकिल किसकी देखनी है? जिस कंट्री में डंप हो रहा है या जो कंट्री डंप कर रही है उसकी? जो कंट्री डंप कर रही है उसकी देखेंगे, ठीक है। अगर वो खुद डिप्रेशन और रिसेशन में है तो चांसेस क्या है? ज्यादा है डंपिंग करने के, और खुद अगर ग्रोथ में है या खुद बूम में है तो अपना प्रोडक्ट वो अपने कंट्री में बेचेंगे, क्योंकि उनकी कंट्री ग्रो हो रही है ना, प्रॉस्पर हो रही है। अगर वो कंट्री नीचे जा रही है तो ही चांसेस है कि वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में डंपिंग करेंगे, ठीक है। समझा? ये तीनों समझा कौन कौन से डंपिंग होते हैं? सीजनल, साइक्लिकल एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट बहुत ज्यादा समय तक रखा जाता है, साइक्लिकल एक स्पेसिफिक साइकिल में किया जाता है, और सीजनल एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के डंपिंग। हाँ, हाँ बैलेंस हो जाए। डंपिंग करते इसलिए कि देखो सर, चोरी करेंगे तो पकड़े तो जाएंगे ना, तो चोरी क्यों करते लोग? ये ऐसा ही हुआ ना, एक चांस होता है कि पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े नहीं गए तो फायदा होता है ना, तो इसी वजह से डंपिंग भी किया जाता है कि नहीं पकड़े गए। और बहुत, देखो डंपिंग लगाना इतना आसान नहीं होता। डंपिंग लगाने के लिए गवर्नमेंट को, दूसरे गवर्नमेंट, सामने वाली गवर्नमेंट को भी कन्विंस करना पड़ता है कि डंपिंग हो रहा है, क्योंकि सामने वाली गवर्नमेंट फिर गुस्सा हो जाएगी ना, ऐसे कैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, हम भी लगाते हैं फिर तुम्हारे प्रोडक्ट पे, वो झगड़ा हो जाएगा। वो तो झगड़ा ना हो इसके लिए डंपिंग लगाया जाता है, और ये सामने वाले प्रोड्यूसर को भी पता है कि लगाया तो लगा देंगे ना, बट कभी कभी तो उनको पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो डंपिंग लगेगी, ठीक है। हाँ, और सवाल? हाँ, चलो अप्लाइड टैरिफ देख लेते एक बार। अप्लाइड टैरिफ यानी क्या? तुम्हारा जो बाउंड टैरिफ का एग्रीमेंट होता है, तुम्हारा बाउंड टैरिफ का एग्रीमेंट कहाँ पे किया तुमने एग्रीमेंट? वो डब्ल्यूटीओ के निगोशिएशन के टाइम जो एग्रीमेंट किया बाउंड टैरिफ का, अगर उस बाउंड टैरिफ के नीचे अगर तुम एक्चुअल में टैरिफ लगाते हो तो उसको बोला जाता है अप्लाइड टैरिफ। मान लो तुमने जब निगोशिएशन हुए थे तब बोला था कि देखो 20% के ऊपर तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा, बट 2 साल बाद तुमने क्या किया, तुम्हारे कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे हो गए या फिर तुम्हारा कंट्री का ट्रेड ऐसे हो गया कि तुमने जो टैरिफ लगाया वो सिर्फ कितना है? 10%। तो इस केस में बाउंड टैरिफ कितना हो जाएगा? 20%। और सच में लगाया हुआ अप्लाइड टैरिफ कितना हो जाएगा? 10%। तो अप्लाइड टैरिफ हमेशा किसके नीचे लगाया जाता है? एक तो बाउंड टैरिफ के लेवल पे होता है या फिर बाउंड टैरिफ के लेवल के कम में होता है, ठीक है। हाँ, चलो हो गया।
आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया नहीं हो गया, मेरे लिए नोट्स इतने थे।